नमस्ते। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। नाम में एक जहन में मेरे बार बार आ रहा था, गुरुकुल। गुरुकुल इसलिए कि इसमें जो शिक्षक लोग हैं, जो पढ़ाते हैं, फॉर्मली जो पढ़ाते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत किया करेंगे और बातचीत ऐसी करेंगे जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करें। पॉलिटिकल बात तो क्योंकि हर चीज पॉलिटिकल रहेगी रहेगी, लेकिन मूल रूप से जो कुछ कुछ कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी के लिए इस सीरीज में प्रोफेसर रविकांत साहब से मैंने आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसमें आ जाया करूंगा। प्रोफेसर साहब, आज जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो कल जो बीता हुआ कल था उसमें ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था। जो आने वाला परसों होगा उसमें डॉक्टर अंबेडकर, उनका जन्मदिन है। और ये कंटिन्यूटी है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं, ये ध्यान होगा कि नहीं होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले 1827 महाराष्ट्र, मृत्यु हुई 1890। और जैसे लगता है कि उनके हाथ से उनके अधूरे कार्यों को डॉक्टर अंबेडकर पूरा करने के लिए 1891 में हुआ है। तो एक कंटिन्यूटी आप देखेंगे इन दोनों महापुरुषों का, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इमेंस, और दोनों महाराष्ट्र से आते हैं। दोनों की बहुत सूक्ष्म नजर है कि कैसे आम जन और उसमें दलित का जो दिक्कतें हैं उसको। तो साहब, सबसे पहली बात ये कि आज कल मतलब एक हम लोगों ने और भी खबर सुनी कि सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो में पहली बार एक दलित व्यक्ति को उन्होंने अपने पॉलिट ब्यूरो में रखा है। वो रामचंद्र डोम हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। उनको पहली बार किसी दलित को सीपीएम में रखा है। ये अचंभे की वाली बात बहुत से लोगों के लिए होगी। मैंने इस पे एक शो करीब 2 साल पहले भी किया था कि खास करके ये सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, ये लोग अपने को मसीहा मानते हैं, डाउन ट्रोडन का, वंचित वर्ग का। लेकिन जो इनका पॉलिट ब्यूरो 17 लोगों का है, उसमें आज इतने कई सैकड़ों, मतलब सैकड़ों तो नहीं बोलेंगे, दसियों साल लग गए इनको एक रिप्रेजेंटेशन देने में दलित का। इससे ही चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर रविकांत। ये केवल कम्युनिस्ट का नहीं है, हिंदुस्तान के एक जनरल पॉलिटिकल सिस्टम की ये समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। ये तो आपने एक दलित को पॉलिट ब्यूरो मेंबर की बात की। अगर आपको याद हो तो संभवतः इस एक दशक के भीतर ही माने कम्युनिस्ट पार्टी के इतने लंबे समय के बाद बृंदा करात को पहली बार माने एक स्त्री के रूप में पॉलिट ब्यूरो में शामिल किया गया था। और क्या वजह है, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, कि कम्युनिस्ट पार्टी में जो सबसे ज्यादा हाशिए के तबकों के साथ अपना जुड़ाव का दावा करती है, उस पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन 21वीं शताब्दी में आकर के मिलता है। दलितों की भागीदारी अब जाकर के मिलती है, एक प्रतिनिधि मिलता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी का भविष्य हो सकता था, जिसको अपने जमाने में सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और भगत सिंह तक देख रहे हैं, रूस की क्रांति की तरफ और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ। और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिसकी जिसकी अपनी भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में भी कमोवेश है, वो राजनीतिक दल आगे चल करके कैसे विभाजित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हाशिए के तबकों को उसमें उस तरह से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल के फेलियर का कारण भी यही है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी राजनीति का दावा कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। मुझे याद आते हैं प्रोफेसर तुलसीराम, क्योंकि आपका कार्यक्रम भी गुरुकुल शीर्षक से ही जुड़ रहा है। जेएनयू के बहुत मशहूर प्रोफेसर, और वो हम लोग जानते हैं कि गोरख पांडे और इन सब के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में पहले रहे, फिर बाद में अम्बेडकराइट हो गए। उनका ये कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी या भारत का जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, वो बहुजन की बात नहीं कर पाया। और उसका वो कारण बताते हैं। वो ये कहते हैं कि दरअसल इस देश को आजादी मिलती है विभाजन के साथ, और विभाजन के समय जो हिंदू और मुसलमानों को लेकर के जो तनाव था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने को केवल सांप्रदायिक सवाल पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने समझने में भूल की कि इस सवाल को हम हल कर सकते हैं जातियों को प्रतिनिधित्व देकर।
जातियों के सशक्तिकरण के माध्यम से, क्योंकि भारत को अगर आप देखते हैं, भारत के समाज को, तो जातियों से उसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये वो मानते थे, लेकिन कारण भी बताते थे कि विभाजन और सांप्रदायिकता की वजह से उन्होंने उसको चीज को नहीं लिया, लेकिन आगे उनको ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं दिया। और यही वजह है कि वो पार्टी आज पृष्ठभूमि में गई है। अब वो लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा तब जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इस पूरे महीने को, बहुजन नायकों का ये महीना है एक तरह से, ज्योतिबा फूले से लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर तक, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बड़े विज्ञापन देकर के वो ज्योतिबा फूले की जयंती को उन्होंने सेलिब्रेट किया कल, और अभी 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती को भी वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी केवल प्रतीकों के आधार पर ही बहुजन समाज को संदेश दे रही है। ये जो विज्ञापन भी जारी हो रहा है वो समाज कल्याण मंत्रालय का पैसा होगा, जो दलित और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं होंगी उनका पैसा होगा, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझता इस बात को। उत्तर प्रदेश में जो कांशीराम साहब की जमीन रही है, जहां उन्होंने बहुजन राजनीति को एक ऊंचाई दी, बहुजन नायकों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की, उस प्रदेश में और इस देश का प्रधानमंत्री अगर बहुजन नायक नायिकाओं की बात करता है तो ऑब्वियस है कि वो उनके दिल को छूता है। और ऐसे में अब पोलित ब्यूरो में वो दलित को लेकर के आए हैं। अभी भी मुझे लगता है कि उनको संकोच है बहुजन नायकों की जयंतियां मनाने में। बाबा साहब अम्बेडकर को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया देर सवेर, लेकिन अभी भी वो संकोच है। जबकि मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो बहुत पहले 1930 के दशक में ही वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हो रहे थे। वो बात अलग है कि आगे चल करके नहीं सहमत हुए, लेकिन वो बेहतर तरीके से बाबा साहब के मूवमेंट को और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के एक एका बना सकते थे, क्योंकि इस देश में वर्ग और वर्ण दोनों के सवालों को जोड़ करके ही कम्युनिस्ट मूवमेंट या कम्युनिस्ट राजनीति आगे बढ़ सकती थी, जिसने नजरअंदाज किया वर्ण के सवाल को, जाति के सवाल को, और यही वजह है कि वो पृष्ठभूमि में है आज। जी प्रो साहब, मैं अपने दर्शकों को एक चीज, क्योंकि अभी क्या हो गया ना, चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, यही माना जाता है कि इसी से लोकतंत्र है, इसी से मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, इत्यादि इत्यादि। मैं अपने दर्शकों को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आज इस देश में दो लोगों के नाम से सबसे ज्यादा मूर्तियां भी हैं और लोग सब जगह याद भी करते हैं, एक महात्मा गांधी, एक डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि दोनों ने केवल अंग्रेजों को भगाने का काम नहीं किया था, इन लोगों ने समाज को बदलने का भी काम किया था। मैं अपने कुछ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं और फिर आपके पास आऊं। डॉक्टर अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से लिखा है हिंदुस्तान का, वो जब पहला इलेक्शन लड़ते हैं इस देश में और वो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से लड़ते हैं, तो ये भी दस्तावेज लोगों को जानना जरूरी है कि उनके विरुद्ध 3 कैंडिडेट जो मेन रहते हैं, एक कांग्रेस के नारायण साधोबा कजरोलकर, जो उनके भूतपूर्व सहयोगी ही रहते हैं, उनको कांग्रेस खड़ा करती है। कम्युनिस्ट अपने को वो खड़ा करते हैं, और हिंदू महासभा, आज जो बीजेपी बिल्कुल मसीहा बनी हुई है, उनके हिंदू महासभा अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। और सिर्फ यही नहीं, यहां तक नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर उस चुनाव में चौथे नंबर पे आते हैं। मेरा जो कहना है कि कभी कभी चुनाव के उससे आदमी किसी को सही और किसी को गलत साबित करने लगता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम कर दिया है, ये देश जब तक रहेगा, ये संविधान जब तक रहेगा, तब तक डॉक्टर अंबेडकर के नाम को यहां से कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन जब वो चुनावी राजनीति की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। आपको क्या लगता है कि केवल दलित राजनीति वोट बैंक है? जैसे मुसलमानों के बारे में कहा था वोट बैंक, लेकिन बाकी पार्टीज ने भी यही किया है। कि अगर हम आज की तारीख में देखें, जब बीएसपी हाशिए पर जा रही है, और पिछले चुनाव में भी हम लोग लगातार जिस बात को कह रहे थे कि दलित इस बार राजनीतिक एजेंडे पर नहीं है, और अभी भी वही हो रहा है कि अब तो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो जो उनके लिए 5 किलो राशन से लेकर के और शौचालय तक की जो व्यवस्था दे रही है,
और दूसरी तरफ जो बहुजन नायक नायिकों के जयंतियां मना करके जो प्रतीकों की राजनीति कर रही है, उससे वो दलितों को अपने साथ जो जोड़ रही है, लेकिन दलितों का जो एजेंडा है वो दलितों के सशक्तिकरण का। और बाबा साहब को ही मैं आज पढ़ रहा था, उन्होंने एक स्त्रियों के मुद्दे पर खास करके जो मुंबई की जो वेश्याएं थी उनके साथ जब वो संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप इस पेशे को छोड़ दीजिए। तो महिलाओं ने रिएक्ट किया, अब उनके जीविकोपार्जन का सवाल था। तो बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, आर्थिक स्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मसम्मान का मसला है, सम्मान और स्वाभिमान का मसला है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसने दलितों के स्वाभिमान और सम्मान को बहुत बुरी तरीके से कुचला है। भले ही आप 5 किलो राशन देकर के उनका पेट भर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों की नौकरियां, उनकी दवाई, ये सारी चीजें एजेंडे से गायब हो चुकी हैं। उनके वजीफों का जो बजट है वो विज्ञापन पर खर्च हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं कि जहां दलित सशक्तिकरण, दलितों का सम्मान और दलितों का स्वाभिमान एजेंडे पर ही नहीं है, उस दौर में दलित सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सीमित हो गया है। अब उसको कौन कैसे लुभाएगा, कौन कैसे उसको ठगेगा और वोट हासिल करेगा, अब केवल कश्मकश इसी बात की रह गई है। और उसी के एवज में आप इस समय जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके बयान आप देख लीजिए। इवन मायावती जो कर रही हैं, मैं अब उनके बयानबाजी को दलितों को केवल भरमाने से ज्यादा नहीं मानता। हालांकि वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने दलितों के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया और इतिहास कभी उनके योगदान को भुलाएगा नहीं। लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह की वो राजनीति कर रही है, जिस तरह के वो संकेत दे रही हैं, वो जय भीम से जय श्री राम पर उनकी पूरी आइडियोलॉजी चली गई है। उस समय उनके लिए भी दलित क्या है, वो तो एक तरह से उसका सौदा कर रही हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि दलित इस समय केवल वोट बैंक बन करके रह गया है, वो एजेंडे में नहीं है आज जी। और नहीं प्रो साहब, एक चीज और जरा समझना होगा, क्योंकि हम लोग दो बड़े शख्सियत की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले की और डॉक्टर अम्बेडकर की। ये दोनों लोग, ज्योतिबा फुले साहब ने शिक्षा पे कितना काम किया और कितना एम्फेसिस था, और डॉक्टर अम्बेडकर ये बहुत सबको मालूम है लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, इकोनॉमिक्स में 2 डॉक्टरेट, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूएसए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड, बारेट लॉ। मतलब वो ये समझते थे कि अगर इससे लड़ना है तो पहले आपको अपने हथियार, आपको अपनी शिक्षा, बिना शिक्षित हुए आप शायद ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हाल के दिनों में वो फोकस गायब है। इवन मायावती जी भी जब आई तो उन्होंने कोई अपने उसमें ये नहीं किया कि शिक्षा के ऊपर हमें पूरा जोर लगा देना है कि ये जो वर्ग है ये शिक्षा, इस पे आपको क्या लगता है? क्योंकि शिक्षा कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है आज। ये सवाल आपने बहुत मौजूद समय पर किया, क्योंकि ज्योतिबा फुले की जयंती को हम लोगों ने अभी मनाया और कल बाबा साहब की जयंती को हम लोग मनाने जा रहे हैं। और दोनों ही शख्सियतों ने सबसे ज्यादा अगर जोर दिया है तो शिक्षा पर दिया है। ज्योतिबा फुले का तो सीधा ही मानना था कि जो शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं हैं, इनका अगर उद्धार हो सकता है, ये गुलामी से अगर निकल सकते हैं, तो केवल इनके पास एक ही माध्यम है, एक ही इनका हथियार है, वो है शिक्षा। गुलामगिरी जो 1873 में लिखी गई, अगर आप उसको देखिए तो एक तरह से बहुजनों की मुक्ति का वो दस्तावेज है। और उसमें सीधे तौर पर 2 बातें निकल करके आती हैं। एक तो कि जिस तरह से जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड हैं वो सीधा हमला ब्राह्मणों पर करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे प्रगतिशील ब्राह्मण जुड़े हुए थे। इसलिए मैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क करता हूं। और ज्योतिबा फुले साहब से लेकर के बाबा साहब तमाम लोग उस फर्क को कर रहे थे। तो वो जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड है, इवन जो ग्रंथ है उनको लेकर के टिप्पणी करते हैं कि इनमें जो लिखा गया है और ईश्वर के नाम पर जो डराया गया है, उसने इस देश के बहुजनों को गुलाम बनाया है। और कैसे गुलाम बनाया उसका पूरा वो ब्यौरा लिखते हैं। और एक वाक्य मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, वो उस गुलामी की व्यथा को, एक तो वो अमेरिका के जो निग्रो हैं उनके साथ उनकी तुलना करते हैं, और यहाँ तक कि जो अमेरिका के लोगों ने निग्रो लोगों के लिए काम किया है, गुलामी से मुक्ति उनको जो दिलाई है, उसकी सराहना भी करते हैं। और ये सराहना करते हुए कहीं ना कहीं वो जो भारत का जो सवर्ण तबका है उससे ये उम्मीद करते हैं कि शायद वो जो दलितों की जो गुलामी है उसको वो मुक्त करेंगे। और साथ ही साथ उस दर्द को बयां करते हैं। उनका एक वाक्य है कि जो सहता है वही कहता है। ये जो दर्द है, जो नहीं जानता
जिसको हम लोग देशी भाषा में कहते हैं कि जिसके पैर में बेबाई फटती है वही उसके दर्द को जानता है। तो उन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया कि उस गुलामी से मुक्ति कैसे हो। ये जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो ईश्वर को लेकर के जो तमाम चीजें बताई गई हैं कि गुलाम बनाना, उससे मुक्ति तभी होगी जब ये तबका आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेगा। आप गौर कीजिएगा, हंटर कमीशन के सामने 1882 में ज्योतिबा फूले पूरी बात रखते हैं कि साहब हमको शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षा जिसके मार्फत इन जो धार्मिक पूरे एक तरह से जो विगूचन है उस जकड़बंदी को दूर करे, जो जिसमें वैज्ञानिक समझ हो, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप 1850 के आसपास वो स्त्री शिक्षा को लेकर के भी काम करते हैं, बालिका विद्यालय खोलते हैं। 1854 में महिलाओं के लिए पूरा स्कूल खोलते हैं। तो ये जो उनका काम है वो शिक्षा पर काम करते हुए लोगों को जागरूक बनाना और गुलामी का एहसास होना। गुलाम तब तक गुलामी से मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसे एहसास ना हो जाए। तो शिक्षा उस गुलामी से एहसास कराने के लिए ये ज्योतिबा फूले कर रहे थे, और उसी को आगे चल करके बाबा साहब ने, और याद कीजिएगा बाबा साहब ज्योतिबा फूले को अपना तीसरा गुरु कहते हैं। 1954 में संभवतः मुंबई में एक स्टेडियम में भाषण देते हुए बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि महात्मा बुद्ध और कबीर के बाद ज्योतिबा फूले मेरे तीसरे गुरु हैं कि जिन्होंने हमें मानवता का पाठ सिखाया है। वो इस बात को कहते हैं, और उसमें ये शिक्षा भी है। तो शिक्षित होना, और बाबा साहब ने बाकायदा अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। जिस वाक्य को हम कई बार दोहराते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, इसमें एक शब्द हम लोग छोड़ देते हैं अक्सर, वो अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ही एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। संस्कृत जो पढ़ना चाहते थे बाबा साहब, और उनकी जो टीस है जो बाद में संविधान सभा में भी दिखती है, इस देश के और जहां पे वो थे वहां के ब्राह्मणों ने उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी। तो ये जो टीस है, और वो इसलिए पढ़ना चाहते थे ताकि जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है हम उसको क्रिटिसाइज तब करें जब हम उसके बारे में जान लें। बाद में उन्होंने खैर अपने तय उसको पढ़ा, लेकिन जिस देश में आप ये भाषा नहीं पढ़ सकते हैं, ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, और जो मनुस्मृति में पूरा है कि आप अगर ये पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कान में शीशा पिघला हुआ डाल दिया जाएगा, ये जो आचार संहिताएं बनाई गई थी उससे मुक्ति का एकमात्र साधन था एजुकेशन। जो आजाद भारत में नेहरू जी ने जो काम किया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, लेकिन नेहरू की जहां आलोचना होती है कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि जो दलित, पसमानदा, मुस्लिम, गरीब तबके, आदिवासी, जहां से उन्हें शिक्षित होना था, वो महिलाएं तो वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए था प्राइमरी एजुकेशन पर, उस पर ध्यान नहीं दिया। और नेहरू जी के प्रति हम लोग बहुत उनके विचारों से सहमत होते हुए भी ये आलोचना करते हैं कि यहाँ पर उनकी कमी रही। आगे चल करके जब मायावती आती हैं, उन्होंने कुछ काम किए हैं बेशक, लेकिन जितना उनको करना चाहिए था उसमें शायद वो कमी रह गई। वो स्मारक बनने चाहिए थे, नो डाउट। उन्होंने लखनऊ को एक नई रंगत दी है, वो इतिहास जानने के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उन्होंने दलितों, महिलाओं, वंचितों, आदिवासियों, इनके अगर शिक्षा की और नौकरियों की अगर व्यवस्था की होती तो मुझे लगता है कि आज ये स्थिति नहीं होती कि दलित अब वो देख रहा है कि कैसे उसका वो एजेंडे में आएगा। ये शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जी प्रोफेसर साहब, समय का वो है, मैं एक बहुत संक्षेप में एक थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ और समझ के लिए, और वो इसलिए क्योंकि संक्षेप में उसका दक्षिण भारत में लेकिन मैं ये मानूंगा कि जैसे पेरियार का जो मूवमेंट चला तो उन्होंने उस वंचित वर्ग को सत्ता की चाबी भी सौंपी, और वो फिर उनके बीच बटा भी। लेकिन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, हम लोग जो उत्तर भारतीय हैं, हम लोगों ने हरदम एक जो जिसके पास पहुंच भी गया बैकवर्ड में, अगर वो मुलायम सिंह जी का परिवार रहा या लालू जी का रहा, तो वो भी ब्राह्मणवादी जैसे हो गए भाई। आज मायावती जी भी अपने मतलब वो उसको वहां पहुंच के सत्ता हासिल करके ब्राह्मणवादी होने में किसी को भी दिक्कत नहीं थी। मैं साउथ में, दक्षिण भारत में, लेकिन और खास करके पेरियार को मैं हरदम मानता हूं कि उन्होंने उस सत्ता की भागीदारी भी करवाई, और जो आज तक चल रही है। जी,
पेरियार साहब से लेकर के वो आयंकाली तक और इवन महाराष्ट्र में आप देखिएगा, माने वो दक्षिण से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। इन क्षेत्रों में, इस हिस्से में पुनर्जागरण हुआ, बहुजनों का पुनर्जागरण। ये काम उत्तर भारत में आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे भी कुछ नायक हैं, लेकिन वो इतना उभर करके नहीं आए कि जो पूरे समाज को प्रभावित कर दे। तो जो कमी उत्तर भारत में रह गई कि जहां रामस्वरूप वर्मा है, यहाँ पे ललाई सिंह यादव है, जिनको उत्तर भारत का पेरियर कहा जाता है, लेकिन इनका मूवमेंट, या कांशीराम साहब हैं, इनका मूवमेंट जो है वो समाज को उस तरह से नहीं प्रभावित कर सका जिस तरह से पेरियार और अयंकाली और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले ये समाज को प्रभावित कर ले गए। वो जो पूरा रेनेसा हुआ, पूरा पुनर्जागरण हुआ, तो इस वजह से उत्तर भारत में राजनीतिक चेतना तो पैदा हुई, राजनीतिक आंदोलन तो खड़ा हुआ, वो सत्ता भी बीएसपी को प्राप्त हुई, या मंडल के साथ साथ मुलायम सिंह यादव को वो सत्ता प्राप्त हुई। लेकिन पुनर्जागरण न होने की वजह से वो जो ब्राह्मणवादी एक तरह से जो चेतना थी, ब्राह्मणवादी जो भावना है, वो दलितों के भीतर भी, या जो कर्मकांड है, वो कर्मकांड उसी तरह से वाबस्ता थे। और यही वजह है कि चूंकि सत्ता भी बहुत जल्दी से चली गई, पेरियार मेला लगाना बंद कर दिया मायावती ने, तो वो मूवमेंट उस तरह से जन जागरण के रूप में नहीं फैल सका। और यही वजह है कि यहाँ पर जिसके हाथ में भी सत्ता गई, वो अपने चरित्र में ही ब्राह्मणवादी हो गया। जैसे मायावती है, एक कुर्सी पर बैठना और सबको नीचे बिठाना, या वो पैर सब लोग छुएंगे, तो ये जो चीजें सामने आई, वो एक तरह से उसी का एक बदला हुआ रूप था। तो उसने इनको लोकतांत्रिक होने में एक तरह से अवरोध पैदा किया। जबकि आप दक्षिण भारत में देखिएगा तो स्टालिन आज है, और स्टालिन की जो भाषा है, जो जिस ढंग से वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा परिवर्तनवादी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं एक अंत में भाई एक भूल सुधार कर दूं, इसलिए क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, वहां के लोग मुझे बहुत कहेंगे, बड़ा भला बुरा कहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का साथ सोशलिस्टों ने दिया था। अशोक मेहता के नेतृत्व में उस इलेक्शन में अगर कोई इनके साथ खड़ा रहा था तो वो समाजवादी लोग खड़े रहे थे। मैंने कहा ये भूल सुधार कर दूं, क्योंकि मैं समाजवादी पृष्ठभूमि से आता हूं, तो मेरे जो लोग हैं उनको लगेगा कि भाई ये तो तुमने सबको एक उससे जब गोया किया था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, लेकिन सोशलिस्टों ने साथ दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग इसी तरह की किसी बात पे बेसिक्स को क्लियर करने की आपके साथ कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।